हेलो फ्रेंड्स, एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद फिर से हम इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और थोड़ी व्यस्तता होने के कारण ये काम अधूरा था। अब हम प्रयास करते हैं कि इधर जितनी जल्दी हो सके इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट किया जाए, ताकि आगे जो बच्चे देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ठीक तरीके से, वो आसानी से इसको समझ सकें। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था डिपेंडेंसी, कि कैसे जब हमारा प्रोग्राम होता है तो रिसोर्स डिपेंडेंट होता है, कोड डिपेंडेंट होता है, लूप वगैरह हम बनाते हैं तो लूप की डिपेंडेंसी आती है। मतलब हमारा प्रोग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। सीधी सी बात है कि ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे हम 10-20 कोड लिख लें और आसानी से रन कर लें। पैरेलल कंप्यूटर रन करना है तो दूसरा कोड लिख लें, तीसरा कोड लिख लें, अब पैरेलल में 2-4 कंप्यूटर रख लें। ऐसा नहीं होता है। सच्चाई ये है कि जब हमको एडवांस कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, जब हम कंप्यूटर को एडवांस करने का मतलब क्या है। ऐसे तो कंप्यूटर हमारा बहुत फास्ट है, इसके पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम एडवांस कंप्यूटर की कल्पना करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि एक ही समय में अगर कोई सामान्य कंप्यूटर सिंगल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो क्यों नहीं हम एक से अधिक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूट की बात करें, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर की बात करें। कंप्यूटर में कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके प्रोसेसिंग के स्पीड को। कंप्यूटर की स्पीड तो नहीं बढ़ सकती है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो कंप्यूटर का जो बेसिक स्पीड है वो तो यही रहेगा। लेकिन हम क्या कोई और रास्ता अपना लें कि एक ही समय में एक से अधिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। और ये व्यवस्था पहली बार पेंटियम प्रोसेसर में लागू किया गया कि 2 अलग अलग चैनल बनाए गए और अलग अलग चैनल के थ्रू हमने एग्जीक्यूशन को बढ़ाया। मतलब एक ही समय में एक ही प्रोसेसर 2 अलग अलग एग्जीक्यूशन यूनिट के थ्रू प्रोसेसिंग कर सकता है, ऐसा हमने पाया पेंटियम प्रोसेसर के समय। तो बाद बाकी और हम बढ़ाते चले गए उसमें। तो कैसे हम एडवांस करें अपने कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को एडवांस करने का सीधा मतलब है कि अब हमें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा पैरेलल आर्किटेक्चर पर। पैरेलल आर्किटेक्चर क्या कहता है कि एक सीक्वेंस जो है प्रोग्राम का सीक्वेंस क्या हो सकता है, ज़रा सा आप देखें। मान लेते हैं सबसे पहला होता है फेच, मतलब आप कह सकते हैं इसको इंस्ट्रक्शन फेच होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा तो उसकी डिकोडिंग होगी। डिकोड करने के बाद क्या होगा तो एग्जीक्यूशन होगा, और वापस उसको हम आउटपुट में लिख दें, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट बैक, WB राइट बैक। राइट बैक तो वापस उसको, अगर मेमोरी से हमने प्रोग्राम लाया है तो प्रोग्राम को वापस वहाँ हम रख दें। तो अब ये तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर कंप्यूटर को हम देना चाहते हैं तो स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर प्री ऑर्डर नोटेशन में काम करता है, ये ध्यान में रखना है। नॉर्मल जो भी इंस्ट्रक्शन देने की प्रक्रिया है, हम लोग तो इन ऑर्डर में लिखते हैं प्रोग्राम, तो उस प्रोग्राम को पहले तो प्री ऑर्डर नोटेशन में चेंज किया जाएगा। प्री ऑर्डर क्या कहता है, पहले इंस्ट्रक्शन, देन रेस्पेक्टिव डेटा, और फिर उसका एग्जीक्यूशन। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है काम करने का। तो आप थोड़े देर के लिए विचार कीजिए कि कोई एक इंस्ट्रक्शन है, इस पर और डिटेल से आगे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी केवल ये समझिए कि सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे। फेच करने का मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेके आएंगे, लाने के बाद उसकी डिकोडिंग होगी, डिकोडिंग के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब डिकोड में हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो पहले हम पता लगाएंगे कि इंस्ट्रक्शन है किस टाइप का, इसके लिए कितने ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेंड मीन्स डेटा। अब जरा सा विचार कीजिए कि इंस्ट्रक्शन हमने फेच किया ऐड एक इंस्ट्रक्शन है जिसको हम मैथमेटिकली प्लस साइन से दिखाते हैं। तो ये कम से कम 2 डेटा की ज़रूरत होगी एडिशन के लिए। तो प्री ऑर्डर में क्या होता है कि डेटा 1 और डेटा 2 दोनों ही डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये D1 और D2 जो डेटा है
जिसके लिए ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले ये प्रोग्राम में कुछ इस तरह से रखे गए होंगे, प्रोग्राम में तो सीक्वेंशियल रखे जाएंगे। तो यहाँ पर पहले फेच में हम इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन कोड ला रहे हैं। ऑपरेशन कोड मीन्स एडिशन का कोड है। अब इस कोड को लाने के बाद इसको डिकोड करते हैं हम, और डिकोडिंग के बाद हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन 2 ऑपरेंड का डिमांड करता है, 2 डेटा चाहिए ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। वो डेटा कौन है? D1 और D2। निश्चित रूप से ये डेटा भी मेमोरी में ही होंगे। हम वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में जानते हैं कि एक ही मेमोरी ब्लॉक में हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी होता है और उसके डेटा भी होते हैं, मतलब ऑपरेशन कोड और ऑपरेंड एक ही लोकेशन में सीक्वेंशियली रखे जाते हैं। तो आखिर लेके तो आना पड़ेगा इनको, तभी ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले एडिशन को हमने लाया, उसकी डिकोडिंग की, और ऑपरेंड को भी फेच करेंगे, ऑपरेंड भी लेके आना होगा, तब तो एग्जीक्यूशन होगा। तो अब देखिए, ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हमको अगर इस पूरे इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक मशीन साइकिल की बात होती है। ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं मशीन साइकिल। कुछ टाइम लगेगा, मशीन साइकिल निश्चित रूप से फ्रीक्वेंसी काउंट की तरह हम इसमें टाइम में काउंट करेंगे कितना समय लगता है, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट करने में जो भी टाइम लगेगा उसको हम बोल रहे हैं मशीन साइकिल। अब जरा सा देखिए, अगर हम अलग अलग डिवाइड कर दें तो मशीन एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब इसको अगर ऐसे हम देखें कि फेच करने में या डिकोड डेटा को फेच करने में जो भी समय लगेगा उसको हम लोग बोल सकते हैं फेच साइकिल। फेच साइकिल मतलब जिसमें हम डेटा और ऑपरेंड को लेकर के आए मेमोरी में, उसके बाद एग्जीक्यूशन में कुछ टाइम लगता होगा जिसको बोलेंगे एग्जीक्यूशन साइकिल, EXE एग्जीक्यूशन साइकिल। इस एग्जीक्यूशन साइकिल में हम राइट बैक को भी रख सकते हैं कि भाई ठीक है एग्जीक्यूशन हुआ और जो टेम्पररी रिजल्ट हुआ उसको राइट कर दिए, दोबारा जाके मेमोरी में हमने रख दिया, या अगले स्टेप के लिए रेडी कर दिया। ये दोनों ही साइकिल को जब हम एक बार जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा मशीन साइकिल। अब जरा सा विचार कीजिए कि एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमको एक मशीन साइकिल की ज़रूरत है, जिसमें फेच साइकिल जो है हो सकता है 2 या 3 साइकिल में फेच हो। एक फेच साइकिल में हम ऑपरेशन कोड लेके आएंगे, फिर डेटा 1 को लाएंगे, फिर डेटा 2 को लाएंगे, उसके बाद एक साइकिल में एग्जीक्यूशन होगा और डिकोडिंग होगी, राइट बैक होगा। ये सारे ऑपरेशन करने में कुछ तो समय लगेंगे। हम चाहते हैं कि ये काम हो पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होगा, आप जरा विचार कीजिए। आप क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बिना फेच किए डिकोड कर लें? कतई संभव नहीं है। मतलब डिकोड और फेच एक साथ तो नहीं चल सकते, ना ही एग्जीक्यूशन साथ में चल सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप डिकोड प्रोसेस है। पहले फर्स्ट नंबर में हम इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, सेकेंड में डिकोड करेंगे, थर्ड में एग्जीक्यूशन होगा, फोर्थ में राइट बैक होगा। ये चारों ऑपरेशन सीक्वेंशियल ही होंगे, ये तो तय है। फिर हम पैरेलल क्या करेंगे? तो पैरेलल हम ये कर सकते हैं कि एक साथ में इंस्ट्रक्शन 1 और इसी के पैरेलल में अगर कोई व्यवस्था हो जाए कि इंस्ट्रक्शन 2 हम रन कर लें, फिर इंस्ट्रक्शन 3 कर लें, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो सकता है। अब इसको हम कैसे करेंगे, हमें यह सोचना होगा। तो इस तरह के पैरेललिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमको कुछ बदलाव करने होंगे। स्वाभाविक है कि नॉर्मल सीक्वेंशियल जो सीपीयू है उसमें कुछ तो बदलाव करने होंगे, तभी ये काम संभव हो पाएगा। तो ये बदलाव हम 2 लेवल पर कर सकते हैं। हम जानते हैं हमारे कंप्यूटर में 2 ही पार्ट है, कि हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हम दोनों लेवल पर चेंज कर सकते हैं। एडवांस कंप्यूटर बनाने का मकसद हमारा होगा कि हम हार्डवेयर में बदलाव कर सकते हैं। हार्डवेयर में बदलाव कर सकते हैं तो क्या बदलाव कर सकते हैं? तो हार्डवेयर में देखिए 2 तरह के बदलाव होंगे। एक तो मशीन का आर्किटेक्चर हम बदल लें, जो हमने फ्लिंस क्लासिफिकेशन में देखा है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। तो मशीन के आर्किटेक्चर को ही बदल दें, हम नया मशीन तैयार करें। हम माइक्रो कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें कुछ ऐसे बदलाव करें कि वो मिनी या मेन फ्रेम के आर्किटेक्चर का हो जाए। तो प्रोसेसर में क्या बदलाव होगा, कैसे उसकी डिजाइनिंग होगी, उस पर डिस्कस हम कर सकते हैं।
दूसरा है हार्डवेयर मल्टीप्लिसिटी। हार्डवेयर मल्टीप्लिसिटी बोलता है कि क्या ऐसा हो संभव है कि हम कंप्यूटर में हार्डवेयर को मल्टीपल हार्डवेयर जोड़ दें। हमको मॉनिटर चाहिए तो मल्टीपल मॉनिटर जोड़ दें, मल्टीपल कीबोर्ड जोड़ दें, और मल्टीपल सिस्टम अगर हम डेवलप कर ले तो क्या हमको पैरेलल कंप्यूटर का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। सवाल ये है कि अगर मल्टीपल डिवाइस हम लगा लें तब क्या व्यवस्था हमारा सपोर्ट करेगा। तो इस पर भी ध्यान देने की बातें हैं। इसके बाद बात होती है सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म। सॉफ्टवेयर में कैसे पैरेलल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर कैसे होने चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में करते क्या है, तो सबसे पहले कोड डिपेंडेंसी, जो भी पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि कोड एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो इनको तो कम करना पड़ेगा। नहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट कोड होंगे तो आप निश्चित रूप से उसको पैरेलल में रन नहीं कर सकते। जब तक डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट कोड हो तो आसानी से हम रन कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम तो ऐसा बनाए नहीं जा सकते कि भाई कोड डिपेंडेंट ही नहीं हो, सारे इंडिपेंडेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि उस लेवल पर हम कोड की डिपेंडेंसी को फाइंड करेंगे। पैरेललिज्म कहाँ तक हम कर सकते हैं, कौन सा कोड पैरेलल रन कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले को या पैरेलल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करने के लिए जो डिज़ाइन हम करेंगे उसमें हमको ध्यान रखना होगा। दूसरा फंक्शन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो अलग सब्जेक्ट ही है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम के आर्किटेक्चर को स्टडी करने की ज़रूरत है कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है और क्या हम उसमें कुछ ऐसा व्यवस्था कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के एल्गोरिदम में, कुछ बदलाव ला करके क्या हम पैरेलल सपोर्ट करने लायक बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग स्टाइल में कोई चेंज किया जा सकता है, जो नॉर्मल हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग करते हैं क्या उसमें कुछ पैरेलल का कॉन्सेप्ट डाला जा सकता है, कुछ ऐसा व्यवस्था है। और नहीं तो फिर कंपाइलर के ऑप्टिमाइजेशन की बात होगी, क्या कंपाइलर हमारे मशीन को पैरेलल मोड में रन करने लायक कुछ हद तक या जितना संभव है उसको अपग्रेड किया जा सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है। एक बात तय आप मानिए कि कोई भी प्रोग्राम है तो आप 100% पैरेलल नहीं रन कर सकते। 100% रन करने का मतलब है कि एक वही सेम कोड एक दूसरे मशीन पर आप चला लें, पैरेलल रन कर जाएगा, लेकिन डेटा तो सब इंटर रिलेटेड है, एक डेटा दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो कोड में डिपेंडेंसी है, डेटा की डिपेंडेंसी है। इसको ध्यान में रखते हुए जब प्रोग्राम को हम एडवांस करने की कोशिश करेंगे तो इन सारे कॉम्प्लेक्सिटी को हमको दूर करना होगा, तभी हम एडवांस कंप्यूटर की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गए आराम से 2-3 कंप्यूटर ले लिए, बोल दिया पैरेलल में चल रन कीजिए, अब पता चला कि डेटा तो डिपेंडेंट है, जब तक पहला मशीन काम नहीं करेगा तब तक दूसरे पर डाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मशीन खरीदने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब सीधा है कि अगर हमको एडवांस कंप्यूटर डिज़ाइन करनी है तो हर लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। अब उसके लिए हमको पार्टीशन करना होगा प्रोग्राम को, और उसको इस तरह से शेड्यूल करना होगा कि वो पैरेललिज्म को सपोर्ट करे। अब कहाँ तक हम पार्टीशन कर पाएंगे अपने प्रोग्राम को, प्रोग्राम की शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर लेवल पैरेललिज्म में हमने प्रोग्राम पार्टीशनिंग और शेड्यूलिंग पर भी ध्यान देना है, जिससे इन चारों समस्या का समाधान हम निकाल लें। तो सीधी सी बात है, हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमको एक एडवांस कंप्यूटर की ज़रूरत होगी तो हमारे पास ये व्यवस्था है मशीन के रन करने का, एक ऑपरेशन कोड को वो एग्जीक्यूट करने का सिस्टम है, इसको भी ध्यान में रखना है। हमारे पैरेलल लेवल पर, सॉफ्टवेयर लेवल पर क्या बढ़ा सकते हैं, मशीन के आर्किटेक्चर या हार्डवेयर मल्टीप्लिसिटी पर कितना जोर हम दे सकते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो। देखिए, फ़ायदा होने का मतलब जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ऐसा कॉस्ट हम अपने मशीन में इतना ही पैसा खर्च करेंगे जिससे उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमम हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 4 मशीन है तो 4 प्रिंटर हम ले लिए, सबके साथ एक जोड़ लिए और पैरेललिज्म कर दिए। ये गलत परंपरा हो जाएगी, क्योंकि अगर पूरे दिन में 10 पेज प्रिंट करना है, चारों ही सिस्टम से 40 पेज करना है, तो हमारा प्रिंटर तो पर मिनट 20 पेज प्रिंट कर सकता है। 2 मिनट का काम है उसका, 10 मिनट का काम है। अब उसके लिए 4 सिस्टम लेना बहादुरी तो नहीं है, बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। तो कॉमर्शियली इकोनॉमिकल सिस्टम हो, पैरेलल मोड को सपोर्ट करे, इसके लिए हम चाहे हार्डवेयर में पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को ढूंढेंगे, सॉफ्टवेयर लेवल पर पैरेललिज्म की बात करेंगे,
और डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ सॉफ्टवेयर के लेवल पर मॉडिफिकेशन करेंगे, तब जाके इस गोल को हम अचीव कर पाएंगे। तो इस गोल को कैसे धीरे धीरे अचीव करेंगे, कौन कौन से टर्म हैं जिनको जानने की ज़रूरत है ताकि हम आसानी से एडवांस कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को समझ सकें। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए इसको यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।